गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने केचुआ खाद के बारे में पढ़ा था कि केचुआ खाद क्या होती है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी केचुआ खाद पे, इसमें हम जानेंगे केचुआ खाद को बनाने में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से ये बनाया जाता है। हम इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे केचुआ खाद बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल और मशीनरी की, किन किन प्रोडक्ट की और किन किन पदार्थों की या कौन कौन सी मशीनरी का उपयोग किया जाता है केचुआ खाद बनाने में। आइए शुरू करते हैं हम। तो केचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में, जब हम केचुआ खाद बनाते हैं तो कच्चे माल के रूप में जो है उसमें जैविक रूप से अपघटित हो सकने वाले जैविक रूप से अपघटित हो सकने वाले अपघटनशील कार्बनिक कचरे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समझेंगे कि केचुआ खाद बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में अपघटित हो सकने वाले, यानी कि केचुआ खाद बनाने के लिए ऐसे कार्बनिक पदार्थों का चयन करना चाहिए जो अपघटित हो सके। ठीक है, वो अपघटनशील हो सके। ऐसे कार्बनिक कचरे का इस्तेमाल करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। आगे बात करें, केचुआ खाद बनाने में सामान्यतः कुछ निम्न पदार्थ तथा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ पदार्थों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें जानवरों का गोबर या काऊ डंक। जानवरों का गोबर मतलब गाय का डंक हो गया, बफेलो डंक हो गया, मतलब जानवरों से प्राप्त गोबर सबसे पहली। और दूसरा कृत्रिम अपशिष्ट। क्या है? कृत्रिम अपशिष्ट, एग्रीकल्चर वेस्टेज। और फिर पादप उत्पाद है। ये कृषि अपशिष्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कृषि से प्राप्त जैसे कि कोई फसल को हमने बोया, फसल के जो अवशेष होते हैं उसी को यहाँ पे हम बता रहे हैं कृषि अपशिष्ट। क्या? उसी को कृषि अपशिष्ट कह रहे हैं, एग्रीकल्चर वेस्टेज। पादप उत्पाद की बात करें या प्लांट रेसिड्यूस, तो ये इसमें क्या है कि जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, पौधों के वनस्पतियों की पत्तियां, पौधे की डालियां, ये सारी चीज़ें आती हैं। शहरी अपशिष्ट एवं कचरा, अर्बन वेस्टेज, मतलब शहरों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, शहरों से प्राप्त होने वाले कचरे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, शहरी अपशिष्ट हो गया। और बायोगैस की स्लरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कंपनियों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी। आगे बात करेंगे मशीनरी की कि कौन कौन सी मशीनरी किस किस काम के लिए उपयोग की जाती है। तो सबसे पहले जो है मशीनरी में हम पहला देखेंगे कार्बनिक अपशिष्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने हेतु यांत्रिक मशीन। जो कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट जो है जिनका हम उपयोग करते हैं कार्बनिक केचुआ खाद बनाने में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए यांत्रिक मशीन या कटर का उपयोग किया जाता है। किसका? यांत्रिक मशीन या फिर कटर का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें, कार्बनिक अपशिष्ट का मिश्रण बनाने हो तो मिश्रण मशीन। जैसे कि जो कार्बनिक पदार्थ हो गए, काऊ डंक हो गया, पदार्थों के अपशिष्ट हो गए, शहरी अपशिष्ट हो गए, ये सब का मिश्रण बनाने के लिए एक मिश्रण मशीन की आवश्यकता होगी ताकि इनका मिक्सचर अच्छे से बना सकें। उसके बाद खुरपी हो गया, फड़वा हो गया, कांटा, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। यांत्रिक छलनी की आवश्यकता पड़ती है, उसको चालने के लिए, छानने के लिए। और तौलने की मशीन की आवश्यकता पड़ती है। पैकिंग सीलिंग मशीन की, जैसे कि हमने केचुआ खाद को तैयार किया, उसके बाद अगर उसको बाजार में बेचना है तो उसकी पैकिंग के लिए, सीलिंग के लिए भी मशीन की आवश्यकता होती है। पानी छिड़काव हेतु हजारा के लिए। किसका? पानी छिड़काव के लिए हजारा। हजारा जानते होंगे आप, पानी देने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें पानी छिड़कने के लिए हजारा का उपयोग। और केचुआ खाद बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, अब हम बात करेंगे। हमने बात करी कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता, पदार्थों की आवश्यकता होती है, अपशिष्ट पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरा हो गया मशीनरी की आवश्यकता, तो कौन कौन से यांत्रिक मशीनरी की आवश्यकता होती है, इसको हमने जाना। अब हम आगे जानेंगे केचुआ खाद बनाने के हेतु क्या क्या बनाने हेतु आवश्यकताएं, किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है केचुआ खाद बनाने के लिए। तो औद्योगिक स्तर पे केचुआ खाद बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम केचुआ खाद को बनाते हैं औद्योगिक स्तर के लिए, यानी कि उसको बाजार में बेचने के लिए, तो उस अवस्था में हमें किन किन पदार्थों की, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए इस पे चर्चा करते हैं। इकाई हेतु स्थान, जहां पे केचुआ खाद उत्पादन करेंगे हम,
उसके लिए एक इकाई अपनी स्थापित करेंगे, उसके लिए हमें एक जगह चुनना होगा पार्टिकुलर। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, इकाई हेतु स्थान। औसतन 150 टन प्रति वर्ष क्षमता की केचुआ खाद इकाई की स्थापना हेतु अगर हर साल लगभग 150 टन केचुआ खाद उत्पादन करने के लिए 500 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होती है। पहले हमने बात करी कि केचुआ खाद बनाने के लिए आवश्यकताएं, किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो केचुआ खाद बनाने के लिए इकाई के लिए एक स्थान चाहिए होगा जिस जगह पे हम केचुआ खाद को बनाएंगे। और उसके बाद अगर हमें एक साल में 150 टन, औसतन 150 टन अगर केचुआ खाद उत्पादित करना है या उत्पादन करना है, तो उसके लिए 5000 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होती है। 5000 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होती है उसके लिए। आगे बात करें तो कार्बनिक अपशिष्ट या ऑर्गेनिक वेस्टेज आर्थिक रूप से सक्षम एक केचुआ इकाई हेतु लगभग 4 टन प्रतिदिन या 30 टन प्रति सप्ताह की दर से कार्बनिक अपशिष्ट की आवश्यकता होती है। हाँ, अब बात करेंगे कि इतनी मात्रा में अगर हमें लगभग 150 टन के आसपास अगर हमें केचुआ खाद उत्पादित करनी है प्रति वर्ष, तो उसके लिए हमें कितने कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो अगर हम एक इकाई स्थापित करते हैं तो उसमें जो है लगभग 4 टन प्रतिदिन या फिर 30 टन प्रति सप्ताह की दर से हमें कार्बनिक अपशिष्ट की आवश्यकता पड़ती है। कितना? 30 टन प्रति सप्ताह की दर से कार्बनिक अपशिष्ट की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करेंगे संरचना की कि किस प्रकार से संरचना या गड्ढा तैयार करते हैं केचुआ खाद बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या है, 12 × 10 × 40 फीट यानी कि 48 स्क्वायर फीट। कितना? 48 स्क्वायर फीट आकार का अगर यूनिट बनाना है, आकार के छप्पर लगभग 150 से 175 टन प्रति वर्ष केचुआ खाद बनाने हेतु पर्याप्त होते हैं। कितना? अगर हम गड्ढे का जो एरिया जो हम लेते हैं, कितने एरिया में हमें बनाना है, तो उसके लिए 12 × 10 × 40 यानी 4800 स्क्वायर फीट के लिए 48 स्क्वायर फीट के लिए आकार के छप्पर लगभग जो है 150 से 175 टन प्रति वर्ष केचुआ खाद बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। केचुआ खाद बनाने की बेड में पानी छिड़काव हेतु फव्वारे का प्रबंध करना चाहिए। जैसा कि केचुआ खाद बनाने के लिए जो हम अवशिष्ट पदार्थ जहाँ पे यूनिट अपनी इकाई की स्थापना करें हैं, हम इकाई को लगाए हैं, तो वहाँ पे जैसे हमने केचुआ खाद बनाने के लिए बेड पे पानी डालने के लिए फव्वारे की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि केचुओं के लिए या उसमें पानी इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे, उसके लिए स्प्रिंकलर का प्रबंध करना चाहिए। और छप्पर के अंदर हवा, जो हम छप्पर बना जहाँ पे यूनिट स्थापित कर रहे हैं, उसको छप्पर से ढकेंगे ताकि सीधा सूर्य की प्रकाश ना पड़े उस पर। तो उसके जो छप्पर डालेंगे उस पर छप्पर में हवा जाने के लिए उचित हवा का प्रबंध होना चाहिए। उचित प्रबंध होना चाहिए किसके? हवा के प्रवाह का उचित प्रबंध होना चाहिए। केचुआ खाद को सुखाने हेतु 12 × 6 × 1 फीट आकार का सीमेंट का पक्का फर्श होना चाहिए। जैसे केचुआ खाद को हम सुखाने के लिए, उसको उत्पादित करने के बाद जो है उसको सुखाने के लिए हमें एक पक्की फर्श की आवश्यकता पड़ती है। कितना? पक्की फर्श की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसको अच्छे से फैला सकें और उस पर अच्छे से हवा लग सके और सूख सके। और पानी की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाने की विधि, वैसे तो केचुआ खाद बनाने की कई विधियां होती हैं। सबसे पहले हम सामान्य विधियों की बात करेंगे कि केचुआ खाद नॉर्मल विधि से कैसे केचुआ खाद बनाया जाता है, सामान्य विधि क्या होती है, जनरल मेथड क्या होता है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सामान्य विधि में आकार सामान्य विधि में क्षेत्र का आकार या एरिया के आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। किसका? आवश्यकता अनुसार आकार रखा जाता है। और अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए हमें सीमेंट की अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती हैं। किसके? केचुआ खाद, ताकि उसमें केचुआ खाद बनाई जा सके। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं ऊंचाई जो है 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। जो क्यारी तैयार करते हैं हम केचुआ खाद बनाने के लिए, उसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है 3 मीटर रखते हैं
और चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं, लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर। ऐसे हम, जैसे कि हमें यूनिट बनानी है अपनी, तो लंबाई की बात करें तो हमें लंबाई की जो आवश्यकता होती है, तो लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 1 मीटर। और ऊंचाई की बात करें, जो यूनिट तैयार करेंगे गड्ढा, उसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है ऊंचाई 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग क्षेत्रफल में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। कितना? 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अगर इतनी बड़ी इकाई बनाई जाए तो लगभग जो है 90 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। क्यारियों को तेज धूप एवं वर्षा से बचाने हेतु केचुओं को तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरे में रखने हेतु छप्पर और चारों ओर से टट्टियों के हरे नेट से ढांक देना आवश्यक होता है। क्या करना? ढकना आवश्यक। जैसे कि केचुआ जो हम क्यारियां तैयार कर रहे हैं केचुओं के लिए, तो उसमें क्या है कि उसको सीधी तेज धूप या फिर तेज वर्षा से बचाने के लिए और उनके तीव्र प्रजनन के लिए, क्योंकि केचुए जो होते हैं, केचुओं का प्रजनन जो है अंधेरे में बहुत तीव्र गति से होता है, तो अंधेरे में रखने के लिए उसको चारों तरफ से ढक देना होता है। या फिर जैसे कि छप्पर बनाया जाता है पुआल आदि चीज़ों से, तो वैसे ही उसके बना के चारों तरफ से ढक देना चाहिए, या फिर हरी नेट जो आती है उससे ढकना आवश्यक होता है। क्यारियों को भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां, वो जो क्यारियां हम तैयार करते हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो डालते हैं, उसमें क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, फल तथा सब्जियों के छिलके हो गए, गोबर हो गए आदि अपघटनशील कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। इन पदार्थों को क्यारियों में भरने से पहले ढेर बनाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखा जाता है। ये जो हम अपशिष्ट पदार्थ होता है जो क्यारियों में केचुआ खाद बनाने के लिए क्यारियों में डालते हैं अपशिष्ट को, जैसे कि सब्जी फल के छिलके हो गए, फल पत्तियां हो गई और गोबर हो गया, इन सबको क्या करते हैं, उन गड्ढों में डालने से पहले, जो क्यारियां हम तैयार किए होते हैं क्यारियों में डालने से पहले उसको 15 से 20 दिन तक क्या करते हैं, सड़ने देते हैं। कितना? 15 से 20 दिन तक उसको सड़ने के लिए रख दिया जाता है। और उसके बाद सड़ने के लिए रखे गए कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी का छिड़काव देर को छोड़ दिया जाता है। कुछ देर मतलब पानी का छिड़काव करके उसको छोड़ दिया जाता है। और 15 से 20 दिन बाद कचरा अधगले रूप में क्या होता है कि आधा जो ये कचरा होता है, गोबर, पत्तियों के छिलके और उसके बाद फलों के छिलके, फलों और सब्जियों के, और पेड़ों की पत्तियां, टहनियाँ जो होती हैं, उसको जो है कुछ आधे मतलब गल जाते हैं, वो क्या होते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो ऐसा कचरा जो है केचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना जाता है। ये केचुए जो है आसानी से पचा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं केचुए जो होते हैं, केचुए जो हैं अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं और मल का परित्याग करते हैं, तो वही कार्बनिक खाद माना जाता है। अधगले कचरे में क्यारियों में 50 सेंटीमीटर तक भर देना चाहिए। ये जो अधगले कचरे होते हैं जिनको हम 15 से 20 दिन तक सड़ाए रहते हैं, उसको जो है क्यारियों में 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक क्या करते हैं, भर देते हैं। कचरा भरने के 3 से 4 दिन बाद क्या करते हैं, कचरे को जब क्यारियों में भरते हैं उससे 3 से 4 दिन बाद उसमें केचुए छोड़ देते हैं। कितने दिन बाद? जब 3 से 4 दिन बाद, लगभग 3 से 4 दिन बाद क्या करते हैं, जो 50 सेंटीमीटर हम अधगले कचरे को इन क्यारियों में डाले रहते हैं उनमें 3-4 दिन बाद केचुए छोड़ देते हैं। और पानी का छिड़काव करके प्रत्येक क्यारियों को गीली बोरियों से ढक देते हैं, ताकि उनमें क्या है, नमी की मात्रा बनी रहे। पानी डाल देते हैं, पानी का फुहारा, जैसे कि पहले हमने बात करी कि उसमें स्प्रिंकलर की आवश्यकता होती है, पानी को छिड़काव रूप से उसमें डाला जाता है और फिर उसको बोरियों से भिगा के उसको ढक दिया जाता है। और 1 टन कचरे से 0.6 से 7 टन केचुआ खाद प्राप्त होता है। क्या होता है, अगर 1 टन कचरा है, 1 टन कचरे से हमें कितना, लगभग 0.6 से 7 टन केचुआ खाद प्राप्त होता है। केचुआ खाद तैयार करने की विधि का विवरण, किस प्रकार से केचुआ खाद तैयार किया जाता है। तो जिस कचरे से खाद तैयार किया जाता है उसमें जो है ध्यान देना चाहिए हमें कुछ बातों का, कि जिस कचरे से खाद को हम तैयार करते हैं उसमें पत्थर, धातु, कांच, इन सब के टुकड़े ना हो, अगर हो तो उसे अलग कर देना चाहिए। केचुओं को आधा अपघटित सांद्रित पदार्थ खाने को दिया जाता है। जैसे कि हमने अभी बात करी कि केचुओं को
अपशिष्ट होते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, उसको पहले जो है 15 दिन तक सड़ाया जाता है ताकि वो अर्ध गले रूप में, अर्ध सड़े रूप में आ जाए। फिर उसके बाद उसको डाला जाता है उसमें यूनिट में, और उसके 3-4 दिन बाद केचुआ उसमें छोड़ा जाता है। तो केचुओं को क्या है, आधा अपघटित सांद्रित पदार्थ खाने के लिए दिया जाता है। भूमि के ऊपर नर्सरी बेड तैयार करें और बेड को लकड़ी से हल्के हल्के पीटकर पक्का हुआ समतल बना लें। जो यूनिट बनाते हैं, जो बेड बनाते हैं हम, उसको अच्छे से तैयार करना चाहिए और उसमें 6 से 7 सेंटीमीटर या 2 से 3 इंच मोटी क्या करते हैं, बालू या रेत या बजरी की तह को बिछा देते हैं। बालू रेत इस तह पर 6 इंच मोटी दोमट मिट्टी की तह बिछाएं और दोमट मिट्टी ना मिलने पर काली मिट्टी या राख पाउडर या पत्थर का बारीक चूरा मिलाकर बिछाएं और इस प्रकार आसानी से अपघटित हो सकने वाले सांद्रित पदार्थ को कुछ नारियल की बूंदें, गन्ने के पत्ते, ज्वार के डंठल एवं अन्य 2 इंच की मोटी की सतह बनाई जाती है, उसको 2 इंच मोटी सतह पे बना के डाल देते हैं और इसके ऊपर 2 से 3 इंच पकी हुई गोबर की खाद को डाल देते हैं। जैसा कि जानते हैं, केचुआ खाद बनाने के लिए प्रत्येक तह पे हम अपघटित पदार्थ डालते हैं, उसके बाद फिर केचुओं को डालते हैं, फिर अगली सतह पे अपघटित पदार्थ डालते हैं, फिर केचुओं को डालते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद बनानी है, हमें कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद बनानी है, तो उसके लिए कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वर्मी बेडों में केचुओं को छोड़ने से पूर्व कच्चे माल या गोबर या आवश्यक या आंशिक विच्छेदन, जिसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है, करना अति आवश्यक होता है। क्या करना आवश्यक होता है? अगर अच्छी क्वालिटी के हमें वर्मी कंपोस्ट या वर्मी खाद तैयार करनी है, उसकी आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो अपघटित पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उसको 15 से 20 दिन के लिए सड़ाने के लिए रख दिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है केचुओं के लिए और वर्मी कंपोस्ट के लिए। वर्मी बेडों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% तक नमी बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब हम वर्मी बेड जो होता है हमारा, जिसमें कचरे और केचुओं को हम डाले होते हैं, जो यूनिट होती है, उसमें नमी की मात्रा 30 से 40% बनाए रखना चाहिए। उसमें बराबर मात्रा में पानी का छिड़काव करना चाहिए और उसको बोरों से ढक देना चाहिए ताकि उसमें नमी बनी रहे। और कचरे में नमी की मात्रा बनने रहने पर क्या होता है, अधिक या कम होने पर केचुए ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। अगर उसमें अपशिष्ट पदार्थ में या कंपोस्ट पदार्थ, जहाँ कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट हम तैयार कर रहे हैं जिस जगह पे, जिस बेड में, यूनिट पे, तो उसमें क्या, अगर नमी की मात्रा कम हो जाती है तो जो केचुए होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, एक तरह से वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। और अधिक मात्रा में अगर 30 से 40% से ज़्यादा की नमी की मात्रा हो जाए तब भी वो सही से कार्य नहीं कर सकते हैं। वर्मी बेडों में कचरों का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना अत्यंत आवश्यक होता है। वर्मी बेडों पर तेज धूप न पड़ने दें। तेज धूप पड़ने से कचरों का तापमान अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप अगर जो वर्मी कंपोस्ट होता है उस पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। अगर सीधी धूप पड़ती है तो उसके लिए क्या होता है कि केचुए जो है धूप से, क्योंकि केचुओं को अंधेरा पसंद होता है, वो अंधेरे में उनकी प्रजनन दर भी अच्छी होती है। तो अगर वो तापमान तेज होगा तो वो फिर नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं या फिर अक्रियाशील होकर कुछ केचुए जो है मरना शुरू हो जाते हैं, मरने लगते हैं। अच्छी वायु संचार के लिए वर्मी बेड में प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार पंखा चलाना चाहिए। एक बार पंखा चलाना चाहिए जिससे केचुओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण मिल सके या फिर वायु संचार अच्छा हो, जिसके लिए केचुए जो है अच्छे से कार्य कर सके। केचुओं को अधिक उत्पादन हेतु बेडों पर केचुए छोड़ने के समय 500 मिलीमीटर मट्ठा या 500 मिलीमीटर सीरे को 5 से 10 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बेड पर छिड़काव करने से केचुओं का प्रजनन दर या कंपोस्टिंग तेजी से होती है। क्या होती है? अगर हमें 500 मिलीमीटर या आधा लीटर मट्ठा मिल जाए या फिर सीरा मिल जाए तो उसको 5 से 10 लीटर पानी के घोल में मिला के उसके जो केचुए जब हम छोड़ते हैं उसके बाद जो पानी डालते हैं बेड पे, उसका मिश्रण करके छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, केचुए में प्रजनन दर तेज होती है और कंपोस्टिंग भी तेजी से होती है। केचुए खाद का भंडारण। केचुआ खाद का भंडारण कैसे करते हैं? तो केचुआ खाद बनाने के बाद क्या करते हैं, केचुआ खाद बनाने के बाद अधिकांश लोग इसके रख रखाव व भंडारण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं।
जिससे इस खाद की भौतिक व जैविक गुण नष्ट हो जाते। देखिए केचुआ खाद का भंडारण, केचुआ खाद बनाने के बाद उनका भंडारण भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उनमें जो केचुआ खाद की भौतिक और जैविक संरचना जो होती है, गुण होते हैं जो, उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। अगर ध्यान न दिया जाए पर्याप्त तो इसमें क्या होता है, भौतिक व जैविक गुण प्रायः नष्ट हो जाते हैं और यह पौधों के लिए अत्यंत प्रभावशाली एवं लाभदायक नहीं रहती है। केचुआ खाद उचित रखरखाव व खुले भंडारण के दौरान निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर केचुआ खाद का रखरखाव कर रहे हैं या खुले में भंडारण कर रहे हैं तो कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले असंख्य सूक्ष्म जीव, कोकून तथा अंडों को जीवित व सक्रिय रखने के लिए इनमें 25 से 30 इनमें जो अंडे होते हैं, कोकून होते हैं, उनको जीवित रखने के लिए इनमें 25 से 30% की नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। कंपोस्ट में आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि उसमें नमी की मात्रा, पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे। वर्मी कंपोस्ट को कभी कभी खुले स्थान पर ढेर के रूप में भंडारित न करें। खुला रखने पर इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु, कोकून व अंडे जो है तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं और भंडारण क्या है, सदैव छायादार या अंधेरे वाले स्थान पर करते हैं। वर्मी कंपोस्ट को जो है अगर आप खुले जगह पे रखेंगे, उसका ढेर खुले में छोड़ देंगे, खुले सीधा जहाँ पे सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा, तो उस अवस्था में क्या होता है, जो केचुए जो वर्मी कंपोस्ट में छोटे छोटे असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कोकून्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, मर जाते हैं या फिर इन पे प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या होता है कि हमारी जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें काफ़ी प्रभाव, उसकी वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। केचुआ खाद के लाभ, अभी हमने सारी जानकारी ली। केचुआ खाद क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे भंडारण किया जाता है। अब हम बात करेंगे केचुआ खाद की आखिर क्यों बनाते हैं या इससे क्या एक लाभ होता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो केचुआ खाद पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। केचुआ खाद जो होती है इसमें पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हो गए, पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद होती है, पोषक तत्व और सब क्या संतुलित, पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं, जो पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाता है। अतः वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से पौधों का विकास भी अच्छा होता है। वर्मी कंपोस्ट में ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, विटामिन, एमिनो अम्ल आदि तरह के जैव सक्रिय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। क्या होता है, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, पौधों के बढ़ोतरी में और उसमें क्या कहते हैं, फूल आने के समय बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, जिनसे पौधों में संतुलित बढ़ावट तथा अधिक उपज देने की क्षमता का विकास होता है। वर्मी कंपोस्ट जलग्राही होती है, जो वातावरण से नमी व सिंचाई के रूप में पौधों को दिए जाने वाले पानी को सोखकर भूमि से वाष्पीकरण तथा निश्चलन द्वारा पानी के नष्ट होने से रोकती है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है, अगर हम किसी जगह किसी खेत में वर्मी कंपोस्ट को अगर मिलाए हुए वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम अपने खेत में पानी सिंचाई करते हैं तो उसमें सिंचाई में वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो पानी की नमी को सोखती है, पानी की नमी को सोखती है और वो जो नमी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, वाष्पीकरण तथा निश्चलन द्वारा पानी को नष्ट होने से रोकती है। वर्मी कंपोस्ट को खेत में उपयोग करने पर पौधों को बार बार या अधिक मात्रा में पानी देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट खाद का अगर उपयोग करेंगे तो उसमें क्या है, खेत में हम बार बार हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट द्वारा नमी बनी रहती है। वर्मी कंपोस्ट में अनेक तरह के सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और फास्फोरस घोलक जीवाणु, पौधों की बढ़ावन में वृद्धि करने वाले जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज, फफूंद, सेलुलोज, लिग्निन को विघटित करने वाले पॉलीमर्स अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। ये सूक्ष्म जीव भूमि में मौजूद पेड़ पौधों के अवशेषों तथा अन्य जैविक कचरों को सड़ाने व पौधों की बढ़ावन में सहायक होते हैं। अगला, वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित एक्टिनोमाइसिटीज एंटीबायोटिक पदार्थों का सृजन करते हैं, जिनमें पौधों को कोट तथा रोगों के आक्रमण से बचाव की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट में जो एक्टिनोमाइसिटीज या फिर एंटीबायोटिक पदार्थ जो है
होते हैं वो पौधों को रोगों के आक्रमण से उनमें बचाव की क्षमता बढ़ती है। किसकी? वर्मी कंपोस्ट के द्वारा। केचुओं के शरीर में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पैक्टोज प्रोटीन पाचन के लिए, एमाइलेज स्टार्च व ग्लाइकोजन पाचन के लिए, लाइपेज वसा पाचन के लिए, सेलुलोज पाचन के लिए शर्करा के रूप में, तथा कैटानाइज काइटिन पाचन के रूप में कार्य करता है। अतः स्ताव के रूप में उत्पादित एक्टिनोमाइसीट केचुओं की खाद की गुणवत्ता के साथ साथ फसल की बढ़ावर के रूप में भी गुणकारी होता है। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या फायदे होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के जो कण होते हैं उसमें पैराट्रॉपिक झिल्ली मौजूद होती है, जिससे कंपोस्ट में मौजूद नमी शीघ्रता से वाष्पीकरण के द्वारा नमी का हास्य नहीं होता और भूमि में दिए गए पानी अधिक समय तक रोकने में सहायता मिलती है। क्या? वर्मी कंपोस्ट में एक पैराट्रॉपिक झिल्ली मौजूद होती है वर्मी कंपोस्ट में, और जिसकी मौजूदगी में क्या होता है कि नमी जो होती है वो आसानी से नष्ट नहीं होती है, ना तो वाष्पीकरण द्वारा और ना ही निच्छलन द्वारा। इससे क्या होता है? पानी को अधिक समय तक रोकने की क्षमता होती है। वर्मी कंपोस्ट में खरपतवारों के बीज नहीं होते अतः खेत में इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार के खरपतवार की समस्या नहीं होती है। इसके विपरीत जैसे गोबर हो गया, गोबर की खाद या अन्य कंपोस्टों में के उपयोग से खेत में जो है खरपतवार उगने की समस्या होती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होते हैं। तो एक तरह से वर्मी कंपोस्ट की सहायता से खरपतवारों से भी बचा जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट में मनुष्य तथा पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी तरह के जीव उपस्थित नहीं होते। क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट जो होती है, वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए, मनुष्यों के लिए, किसी भी तरह के किसी भी सजीव के लिए नुकसानदायक कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं पाया जाता है, पैथोजेंस नहीं पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से भूमि की भौतिक गुणों जैसे रंध्रावकाश, जल धारण क्षमता, सूक्ष्म जलाव तत्वों को रोकने व पौध न्यूट्रिएंट की क्षमता बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट के मदद से या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से जो हमारी मिट्टी होती है, भूमि, उसमें क्या होता है? उसकी भौतिक गुणों में, जैसे कि मिट्टी के रंध्रावकाश हो गया, मिट्टी की जल धारण क्षमता हो गई, मिट्टी की वायु धारण क्षमता हो गई और सूक्ष्म जलाव हो गया, इन सब तत्वों को क्या होता है कि एक तरह से इन सब तत्वों को या पोषण तत्वों को रोकने में मदद करती है। जैसे कि जल धारण क्षमता, क्या इसमें ये जो है अगर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। इससे क्या पानी धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है और निच्छलन भी धीरे धीरे होता है, तो भूमि में ये नमी पर्याप्त मात्रा में बनाए रहती है और इसकी मदद से हमें बार बार पानी देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आज की जो हमारी क्लास होती है यहीं पे हमारी आज की क्लास ख़त्म। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।